नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। भारत भ्रमण के दौरान गुजरात के नागेश्वर धाम पहुंची साधना की टीम, जहां चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने नागेश्वर धाम के गुरुजी से उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। इसी के साथ ही वहां के लोगों से भी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस पूरे चुनावी प्रोग्राम कह लीजिए, पूरी यात्रा कह लीजिए, जो कुछ भी नाम उसको दीजिए, हमने आपसे कहा था कि भारत भ्रमण के दौरान हम आपको तमाम ऐसे बिंदुओं से आपको सीधे तारुफ कराएंगे जिनसे आप अनछुए थे। क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो आप तक स्टूडियो से आपके पास जो जानकारी देती है वो अधूरी जानकारी होती है। वो उन्हें खुद उस बारे में बहुत कुछ नहीं, वो गूगल से सर्च करके आपको बहुत सी बातें बताते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सच तक पहुंचाऊंगा, सच बात से रूबरू कराऊंगा, और इसी क्रम में मैं नागेश्वर धाम में दर्शन करने मैं यहाँ पे आया था। और गुजरात में खास तौर से, जैसे हमने आपको अलग अलग शहरों से मैं आपसे लोगों से बातचीत करा रहा हूँ, जब नागेश्वर धाम से मैं गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पे बाबा गोरखनाथ बाबा का यहाँ पे बोर्ड देखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे गुरु जी के पास में आया। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये हमारे देश की दिव्यता कह लीजिए, सरलता, सचता कह दीजिए, कि अपने किसी कार्य में व्यस्त होने के बावजूद गुरु जी ने हमसे बातचीत करने के लिए वो हमसे राजी हुए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि ये जागरूकता की जो बात है वो पूरे देश के लोगों को पहुंचे, और वो ये मानते हैं कि साधना उसका एक अच्छा माध्यम भी है। गुरु जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम साधना चैनल से बातचीत करने के लिए। चलिए, आपका भी आभार और साधना चैनल का भी खूब खूब आभार। आप उन्नतशील हो, सत्य का अनुकरण करें, ये मेरी ऐसा प्रेरणा है और ऐसा मैं चाहता भी हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद। गुरुजी, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे नागेश्वर धाम बाबा, हम वहाँ से ज्योतिर्लिंग से निकल के आ रहे थे, हमने बोर्ड देखा, और जो हम चाहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट को एक बार जरा यहाँ की वो खूबसूरती, जो यहाँ की भव्यता है। हमारा देश मंदिरों का देश है, ये सनातन धर्म का देश है, और इस बात को समझने में 70 साल भी हमें बीत चुके हैं। पिछले 10 वर्षों से हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म के बारे में हम थोड़ा ज्यादा जागरूक हो पा रहे हैं। इससे पहले हम जागरूक तो नहीं हो पाते थे क्योंकि उसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी, वो हम बहुत लंबा विषय। लेकिन इस मंदिर में हमें इतनी सौम्यता और इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आप बस मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट बोलूंगा, एक बार वो इन पेड़ों के जो पत्ते हिल रहे हैं, इस हवा से अंदाजा लगाए कि यहाँ पे कितना खुशनुमा मौसम है। कि हम कह सकते हैं स्वयं प्रभु श्री भोलेनाथ, माँ पार्वती और पूरा परिवार, महादेव का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं यहाँ विराजमान जरूर है, क्योंकि लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड के इस गर्मी में भी हम यहाँ बहुत सुकून से बैठे हैं। गुरुजी, ये कैसे ऐसे माहौल है यहाँ पे, और ये बाबा गोरखनाथ मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, ऐसा किंवदंती है और कुछ शास्त्रों में प्रमाण भी है कि गोरखनाथ जी जब सशरीर थे इस पृथ्वी धरा पर, तो तीर्थाटन या भारत भ्रमण के लिए निकले। तो जब द्वारका आए, द्वारकाधीश के इस राज्य में आए, वो इधर समाधि लगा लिए। और ऐसा इधर के लोगों की किंवदंती है कि नागनाथ यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागनाथ कहा जाता था। तो किसी समय में भोलेनाथ भी कैलाश से इधर आए पार्वती के साथ और अपने परिवार के साथ, और इधर निवास किया। तो इसकी कहानियाँ तो बहुत बड़ी हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो गोरखनाथ जी इधर जब तप में लीन हो गए तो भोलेनाथ, नागेश्वर, बस यहाँ से सीधे आप जाएंगे आधा किलोमीटर। ये प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा नगर था नागेश्वर। ये व्यवसायिक केंद्र यानी व्यापारिक केंद्र था, यहाँ कई जाति के लोग रहते थे। तो जब गोरखनाथ जी ने इधर घोर तप किया, समाधि पे समाधिस्थ हो गए, तो भोलेनाथ को उसका भान हुआ, आभास हुआ। भोलेनाथ इधर आए और बोले, हे प्रभु, आप नागेश्वर पधारे। बोले, नहीं, अभी तो मैं समाधि में बैठ गया, तो मैं अभी जा नहीं सकता। और ये उस समय चतुर्मासा होता था, तो चतुर्मासा यहाँ ही किया उन्होंने, गोरखनाथ जी ने। तो उधर से वो भोलेनाथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि गोरखनाथ जी कब आएंगे कब आएंगे। इसीलिए गोरखनाथ का मंदिर और नागेश्वर एक दूसरे के आमे सामने है, नहीं सामने ही। तो गोरखनाथ का ये तपोभूमि है, और इधर बहुत दिव्यताएं हैं और विचित्रताएं भी हैं। इधर टिकना भी एक बहुत बड़ी बात है। इधर सामान्य पुरुष या जिसके अंदर थोड़ा भी विकार हो, वो
नहीं, रात्रि टिक नहीं सकता। गुरुजी मैंने ये बात गुरुजी जो बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा है कि गुरुजी जो ये बात कर रहे हैं उसमें कितनी वास्तविकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भी कि ये पूरा एक जंगल जैसा यहाँ पे पूरा इलाका है, चारों तरफ यहाँ पे सूखा जंगल है। और जैसा आपको बताया कि ये नागेश्वर धाम है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नागिनों का भी वास है, क्योंकि जहां भोलेनाथ रहते हैं वहां पे नागिन, ये नागराज का जरूर वास होता है। ये हमारे अपने धर्म में भी बताया गया है, चाहे वो भगवान विष्णु हैं, आप देखिए वहां पे वो नागों के बीच में ही रहते हैं। और ये एक अपने आप के हमारे देश की एक संस्कृति और सभ्यता भी है। और इस पूरे जंगल के बीच में ये इकलौता मंदिर है जिसमें गुरुजी यहाँ विराजमान है। 5000 वर्ष पुराना है ये, 5000 वर्ष पुराना ऐसा मंदिर बताया गया है। आप देखिए, और ये इस बारे में हमारे देश के लोगों को जरूर जागरूकता होनी चाहिए। गुजरात अपने आप में एक सनातन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जबकि ये एक राज्य जिसको कहने में छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी जो विकास की गति है, इसमें चाहे फिर वो धर्म की विकास की गति हो या इस प्रदेश की विकास की गति हो, उसकी कोई जो आयु है वो इतनी लंबी है और उसकी जो गति है वो बहुत तेज है। गुरुजी एक बात और खास तौर से हम पूछना चाहिए, क्योंकि गोरखनाथ बाबा का ये मंदिर है, योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ पीठाधीश्वर हैं, और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में भी है। इसका क्या आपस में वो है सामंजस्य है, इसके बारे में प्लीज बताएं। ये सामंजस्य ऐसा है कि वो साधुओं का आशीर्वाद कहिए या सिद्धों के आशीर्वाद से, इसकी कुछ कहानियाँ ऐसी है कि किसी स्त्री के पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, वो गोरखपुर ही स्थान है जहाँ गोरखनाथ जी ने, जिसको हम लोग इधर गुजराती में छड़ा बोलते हैं, यानी गोबर, उससे उत्पन्न, उधर से वो ऐसे अलौकिक दिव्यता पाई थी और वो स्वयं सिद्ध थे। जी हाँ, मैं समय नागेश्वर धाम में हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये नागेश्वर धाम जो प्रसिद्ध है, खासतौर से गुजरात में द्वारिका के नज़दीक है ये, और हम आज यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हम जानेंगे लोकसभा चुनाव की वास्तविक स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि ये मोदी का प्रदेश है, ये अमित शाह का प्रदेश है। हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि पूरा देश यहाँ पे आता है, और गुजरात से 2 लोग जिन्होंने देश पर लगातार 10 सालों से सरकार बीजेपी की बनाई है, आज हम यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? चौधरी संजय। चौधरी जी, आप यहाँ पे इस मंदिर में कितने समय से आप यहाँ पे हैं? मैं वैसे तो बनासकांठा से हूँ, लेकिन यहाँ पे आता रहता हूँ दर्शन के लिए। आप यहाँ दर्शन करने आए, आप एक यहाँ पे यहाँ श्रद्धालु हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो इस बार लोकसभा का चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है आपको? किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? इस बार बीजेपी की बने तो अच्छा रहता है। आप जो है क्यों ये बीजेपी के लिए क्यों बनना चाहिए, उसके कोई कारण अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कारण बताएंगे आप? वो क्या है कि अभ्यास में भी आगे जा रहे हैं और ये धर्म के बारे में भी बहुत प्रचार कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा है मोदी साहब। आपको लगता है कि हमारे धर्म को सम्मान पिछले 10 वर्षों में मिला, वो सम्मान हमारे धर्म को इससे पहले की सरकारों ने नहीं दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वैसा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी मोदी सरकार में अच्छा है वो धर्म के बारे में। पहले भी था लेकिन ज़्यादा नहीं था। अभी सब लोगों के पास धर्म वो पहचानने लगे और सीखने लगे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष। मनीष जी, कहाँ से हैं आप? बनासकांठा से। अब आप ये देख रहे हैं कि मोदी जी यहाँ से बनारस चले गए और बनारस के तमाम लोग गुजरात में, वो कहते थे कि मेरा बनारस के साथ एक रिश्ता है, और जब हम लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं तो हमें दिखता है कि बनारस के लोग यहाँ बहुत हैं। शायद यही रिश्ते की बात 2014 में मोदी जी कहते थे, जो ना उस समय विपक्ष समझ पाया ना आम जनता समझ पाई, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि उनका रिश्ता क्यों बनारस के साथ है। अब हम इस समय 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर धाम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप को कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे दर्शन करने आए, क्या है आप यहाँ पे रहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बाहर से हूँ, यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट करने आया हूँ। कैसा लगा आपको दर्शन करके? आपको लगता है हमारे धर्म की जो सम्मान हमारे धर्म का पिछले 10 वर्षों में हुआ है, उससे पहले धर्म को लेकर के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी? लोगों में जो जागरूकता नहीं थी, सरकार तो कर रही थी उनका जो कर रही थी वो, पर हमको अपने धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ता है खुद को। 2024 का चुनाव है, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी वापस आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी नहीं आ रहे, आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं इसमें।
वो तो आएगी नहीं आएगी, पर मोदी जी आएंगे। तो क्यों आएंगे मोदी जी? आप ये जैसे आमतौर से जो दूसरे कई ऐसे चैनल्स के जो पत्रकार हैं जिनकी भूमिका बड़ी नेगेटिव रहती है, वो बोलते हैं कि नहीं, अपने आप लोग बोलते हैं बस, लेकिन क्यों आएंगे नहीं पता। अगर मैं आपसे एक कारण पूछूं कि क्यों आने चाहिए मोदी जी, तो क्या कहेंगे आप? उसकी वैश्विक नीति है ना, वो बहुत अच्छी है, और उसका विज़न है वो बढ़िया है इसलिए। और सामने कोई विपक्ष में ऐसा है नहीं जिसका इतना अच्छा विज़न हो रही है। वैसे तो विपक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए, पर अपना जो इंडिया का जो विपक्ष है ना, वो गिर गया, तो अच्छे से काम चलता है अगर दोनों साइड अच्छा हो तो। अच्छा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात से हैं और तमाम बड़े फैसले उन्होंने किए हैं। अमित शाह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बढ़िया है उनके फैसले। क्या, अगर उनके में कोई खास बात आपसे पूछे, क्या खास बात आपको गृह मंत्री के रूप में आपको उनकी लगी? उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, धारा 370 उन्होंने हटाई, एनआरसी, तमाम उन्होंने जो विदेशी नागरिक यहाँ पे देश में थे उसके लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। अगर आपसे हम पूछे कि आपको उनमें क्या खास बात दिखती, क्या बोलेंगे आप? वो एक्शन तुरंत ले लेते हैं, वो अच्छी बात है। ये एक बड़ी बात है। देखिए, ये 10 वर्षों में एक बात और निकल के आई है, खासतौर से जनता के बीच में, वो जिनके प्रति भी अगर उनके अंदर एक अगर ये मानसिकता है कि वो उन्होंने अच्छा काम किया, तो उनके पास उसका कारण भी है। पहले कारण नहीं होता था, क्योंकि पहले जो चुनाव होता था वो कहीं ना कहीं पार्टियां लड़ती थी, लेकिन अब पार्टी के चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी वो चेहरे हैं जिनके वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास एक और शख्स है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जिगर। कहाँ से हैं दिगर जी आप? बनासकांठा, गुजरात से। अच्छा, ये बताइए, आप खासतौर से गुजरात क्या हैं आप लोग यहाँ पे, क्या खास बात आपको मोदी जी में, अमित शाह में नजर आती कि आप लोगों ने लगातार इतने सालों से, एक तो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, इस 26 की 26 सीटें यहाँ से निकलने का पूरा दावा करती है पार्टी, क्यों ये दावा? क्या बेहतरीन काम किया यहाँ की भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने, जिसके लिए आप लोग इतना आश्वस्त हैं उनको लेकर? जो वो बोलते हैं वो करते, इसलिए जो नहीं बोलते वो नहीं करते। आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आप आए हैं, पहले भी आते रहे या पहली बार आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे पहली बार आया मैं। कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, व्यवस्था सब अच्छी है। और पहले ऐसा कहा जाता है कि पहले अव्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत होती थी मंदिरों में खास तौर से, तो आपको अब ऐसा लगता है कि यहाँ व्यवस्था कैसी, क्या दर्शन आसानी से हो गए आपके, या कोई आपको यहाँ पे अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट, या पहले कहते थे कि ऐसे तमाम लोग आरोप लगाते थे मंदिरों के अंदर कि इस सब उस तरह का बहुत सारा लोग वीआईपी दर्शन कराने के नाम पे करते थे, ऐसा कोई आपके साथ कोई घटना तो नहीं घटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब शांति से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वीआईपी को पहले दर्शन कराओ फिर नॉर्मल लोगों को बाद में कराओ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक बात और, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मोदी जी, अमित शाह के बाद एक ऐसे तीसरे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं पूरे देश में, उनकी एक छवि है, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? योगी आदित्यनाथ का बहुत ही अच्छा काम है, और यूपी में आप देख लो कैसा काम चल रहा है उनका, जो है गुंडा राज सब खत्म हो गया, उससे अच्छा और क्या काम होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पे खास तौर से जो अपनी बात को रख रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं यहाँ पे। दादा, क्या नाम है आपका? राम भाई। हम यहाँ पे, आप ज्योतिर्लिंग जो है नागेश्वर धाम, वहाँ पे आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं अपनी जो है, कितने समय से आप यहाँ पे अपनी दुकान लगा रहे हैं? 8-10 बरस हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो यहाँ पे आते हैं उनकी तादाद बढ़ी है धर्म के लिए जब से मोदी जी की सरकार बनी है देश में? हाँ, मोदी जी को परिचय नहीं है। हमारा पप्पू भाई है, धारासभ्य है, हमारा काम करते हैं, हमारा चलते हैं गला। अच्छा, इस बार 2024 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए? हमें जब एक पप्पू भाई की पहचान है, कांग्रेस को भाजपा में है, बहुत हमारा काम करते रहते हैं। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी की मालूम नहीं है, क्या रुका जालम बोलना, ये जो बढ़िया मौत है, हम तो छोटा मानस है, क्या इसमें बोलना। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया आपको लगता है? करते हैं, हमारे जन पप्पू भाई करते हैं, सब आ गया। पप्पू भाई आपके भाजपा से हैं? हाँ, हमारा बढ़िया है। और राजकोट में लोकसभा चुनाव को लेकर चाय की दुकान पर साधना की टीम ने चर्चा की, जहां पर चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। तो हम इसमें पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश से लगभग 100 किलोमीटर पहले। हम जामनगर, ये यहाँ पे एक्सप्रेसवे है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे गुजरात को जाना जाता है, क्योंकि मोदी जी ने बात हमेशा कही कि वो एक चाय वाले हैं, तो हम एक चाय की दुकान पे रुके हैं
और जैसे आप देख सकते हैं ये एक चाय की दुकान है, और क्योंकि गुजरात का चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, और इस चाय की दुकान की और चाय की अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो 2014 के बाद से हर कोई व्यक्ति चाय की दुकान वालों को, चाय की जो इज्जत उसके मन में बनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाते बनी है। और हम यहाँ पे खासतौर से चाय पीने यहाँ पे आए हैं, और हम देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये चाय बना रहे हैं। आपको ये चाय पूरे देश में अगर आपको कहीं देखनी है तो गुजरात से अच्छी चाय आपको कहीं मिलेगी नहीं। और हम इस समय यहाँ पे हाईवे पे हैं, और इतनी बेहतरीन चाय आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हालांकि ये गुजराती में लिखा है, तो बस हम ये कह सकते हैं ये एक टी स्टॉल है, और अभी हमें ये चाय मिलेगी गरम गरम बेहतरीन चाय, ये हमें पिलाएंगे। लेकिन अब ये बढ़िया बना रहे हैं, थोड़ा इनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, ये चाय की दुकान आपकी है, खुद की? आपकी है। अच्छा, ये मोदी जी जो कहते हैं कि मैं भी चाय वाला हूँ और फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप क्या कहेंगे? चाय वाला बहुत आगे जाता है। क्या बोलते हैं बताइए? इतने बड़े नॉलेज नहीं है। अच्छा, नहीं देखिए, ये एक ईमानदार व्यक्तित्व है। ये हम आपको, मैंने बताया कि हम आपको सच दिखाएंगे। हमने कोई यहाँ प्लांटेड लोग नहीं किया। आप नेचुरल देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक चाय वाले को सिर्फ चाय बनाने आता है। ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक व्यक्ति बातें करें। लेकिन मैं मोदी जी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, उनके बारे में दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी। चलिए, इनके साथ में कुछ लोग हैं जो जिनके मन में एक जिज्ञासा है बताने की, और ये शायद बता भी सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग इस समय एक चाय की दुकान पर रुके क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, और अभी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पे नामांकन था गांधीनगर में, तो हम लोग उनकी पूरी टीम साधना की कवरेज करने आई थी। अब हम द्वारकाधीश दर्शन करने जा रहे हैं। इस बीच में हम लोग ने सोचा चाय पी ले यहाँ पे। मोदी जी और चाय वाले का क्या है तालमेल, जरा बताइए प्लीज। हमारे यहाँ गुजरात में चाय एक शरीर में तंदुरुस्ती लाने की और एकदम स्फूर्ति आ जाती है चाय पीने से। और गुजरात की बहुत बड़ी एक जो स्फूर्ति है वो तो चाय है। और जो हम यहाँ बोलते हैं कि मोदी जी भी यहाँ चाय बनाते थे वडनगर रेलवे स्टेशन से, और इतना अभी आगे जाए और अब हमारा देश को बहुत आगे ले गए। और हम भी गर्व करते हैं कि आज गुजरात से वो वहाँ जाके एक हमारा देश का नाम विश्व में बहुत आगे ले गए। अच्छा, वडनगर रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे है? उनके बारे में हमेशा ही बातचीत होती है, वहाँ पे वो चाय से आगे, अहमदाबाद से थोड़ा ही आगे, वहाँ से वडनगर। तो आप देखिए, ये एक बड़ी बात है। आमतौर से बड़े नेता जब बातचीत करते हैं तो जनता को नहीं पता रहता कि उन्होंने चाय कहाँ बेची, लेकिन ये जो यहाँ के नागरिक है और ये ने पूरी तरीके से पता है, क्योंकि ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस जनता को यहाँ की खास तौर से उन्होंने गुजरात को जो बनाया संवारा, इसलिए यहाँ की जनता को वहाँ के बारे में, उनके बारे में इतना पता। और हमारी चाय बन चुकी है और हम चाय पीते हुए यहाँ पे खास तौर से बातचीत करेंगे। एक दूसरा सवाल आपसे, सर आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ जामनगर से हूँ। मेरा नाम शुभ नाम है जयसुख भाई भंडेरी। अच्छा, चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी चर्चा है। हम लोग तो देखिए यहाँ गुजरात में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 26 सीटें आ रही हैं। 10 साल का मोदी जी का काम दिल्ली में और उसके पहले गुजरात में। अब आप क्या बोलेंगे कि मतलब कैसा लग रहा है आपको आने वाला समय जो तीसरा लोकसभा चुनाव है उसमें मोदी जी की क्या स्थिति रहेगी? उसका अभी जो उसका कैलकुलेशन है 400 के बार मोदी आएगी सीट उसकी, वो आएगी क्योंकि अभी देश में उसका विकास का काम जो किया है, आरोग्य का जो काम किया है, उसके बारे में जनता उसके वोट देती रहेगी। और मोदी जी का हाथ जब मजबूत करेंगे तब पूरा विश्व में उसका जो नाम रोशन हो रहा है भारत देश का नाम, वो उसके साथ, वो सब जनता उसके साथ ही है। अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे खास तौर से, क्योंकि यहाँ पे जो आम नागरिक है वो यहाँ के बारे में काफी जागरूक है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने, उनकी टीम ने क्या काम किया। क्योंकि ये लोग गुजरात में हैं, देखिए अक्सर कई प्रांतों में वहाँ के मुख्यमंत्री जो काम करते हैं जनता को पता नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ विज्ञापनों में दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मोदी जी ने जो भी काम किए वो यहाँ की आम जनता के बारे में, जनता यहाँ की जानती है। अच्छा, मैं आपसे एक काम बोलूँ, मोदी जी ने गुजरात में क्या किया और देश के लिए क्या किया, तो आप क्या बताएंगे? आप मोदी जी ने गुजरात के जो ये सब रोड रास्ता है, अभी गुजरात में जो उसका विकास किया है, उसके मॉडल पे पूरे देश में उसका जो प्रधानमंत्री का सीट मिला है, पद मिला है, उसकी वजह से उसको मिला है। मोदी जी ने गुजरात का मॉडल पे पूरा देश में है ना, और गुजरात मॉडल के पूरा देश पे जो उसके नाम छवि रोशन की है, उसकी वजह से हुई गुजरात के मॉडल पे। देखिए, एक तरफ ये गुजरात मॉडल की बात बता रहे हैं, साथ में वो अदरक वाली चाय भी बनती आ रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि ये चाय जरूर दिखाएं, क्योंकि ये चाय है जो सबसे बड़ी है।
जो दिल्ली तक पहुंच गई। ये चाय पीने वाला भी दिल्ली पहुंच गया और चाय पिलाने वाला भी दिल्ली पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। आम जनता जितनी जागरूक है, खासतौर से यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये गुजरात है, शांत प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ चुन करके एक ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजा जो अब तक का देश का सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बना है। भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, खासतौर से, कोई बात नहीं, आप आराम से लेटे लेटे बताइए, मोदी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए अभी भी। वो तो 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए उनको प्रधानमंत्री? उसका काम ऐसा है ना, काम करता है। क्या काम आपको लगता है? उनका काम बहुत अच्छा है। और गुजरात में सब उसी ने तो काम किया है, बाद में दिल्ली गया है। अच्छा, अमित शाह जी को उनका एक जोड़ीदार व्यक्ति बोला जाता है कि वो दोनों ने मिल करके बहुत यहाँ पे पहले गुजरात में सरकार चलाई, फिर अब देश में सरकार चला रहे हैं। अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे आप? अमित शाह भी बहुत अच्छा आदमी है, वो भी हमारे गुजरात का ही है। एक गृह मंत्री के रूप में आप उनको किस तरह से देखते हो? देश के गृह मंत्री हैं, कई बड़े काम किए उन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? वो काम उसका अच्छा है, यही कहना चाहूंगा मैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे मोदी जी के साथ अमित शाह जी के लिए भी लोगों की वही राय है, और खास तौर से एक और बड़ा नाम यहाँ पे निकल के आता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी को बोला जाता है कि जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह कई सारे लोग ये बोलते हैं, उसी तरह से मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ तो उसका काम तो सुना है, उसका मुझे ज़्यादा तो परिचय नहीं है, क्योंकि वो यूपी का है ना और मैं गुजरात में ही हूँ, इसलिए उसका मुझे ज़्यादा परिचय नहीं है। तो आप देखिए, यहाँ पे लोगों को गुजरात के बारे में खास तौर से उनको जानकारी है, मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, और हमने जैसे आपसे वायदा किया था कि हम आपको सच बताएंगे और सच हम आपके सामने लेकर। ये जो जनता आपने देखा, मैं चाहूँ कि एक बार एक पूरा व्यू दिखाएं। ये जनता यहाँ की आम जनता है, ये कोई स्टूडियो में बुलाई गई ये जनता नहीं जिसके साथ हम लोग सवाल उनके जवाब उनके मुंह में डालते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चुन करके मोदी जी को और अमित शाह जी को दिल्ली भेजा, पहले गुजरात में उनको बनाया, फिर बाद में दिल्ली भेजा। ये वो जनता है, और इन्हीं के साथ और ऐसे ही तमाम ऐसे सच्चे लोगों के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, जामनगर, गुजरात। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इस क्षेत्र के सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, इस ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र ब्रज भूमि का भाग है। गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा इस पूरे भूभाग पर है। दुनिया यहां के रज रज में कृष्ण कन्हैया का दर्शन करती है, और आपका सौभाग्य है कि इस धरती पर रह करके जीवन यापन करके आप सभी लोग भारत माता की सेवा करने में लगे हैं। और इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? किसी माटी के लाल श्री RKS भदौरिया वायुसेना के अध्यक्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आप सबके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री जी गए, और उस दिन का भी उनका वह भावुक चित्र देखा होगा आप सबने, जब सूर्य तिलक होते हुए प्रधानमंत्री जी भले ही अयोध्या में नहीं थे, उनका मन अयोध्या में था कि हमारे रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद 500 वर्षों के बाद रामलला को अपनी ही जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, आज जो भारत को सम्मान मिल रहा है, जो भी कौम अपनी विरासत का सम्मान करेगा उसको दुनिया के अंदर सम्मान मिलेगा। भारत ने साबित कर दिया है, भारत ने साबित कर दिया है। विरासत का ही सम्मान है कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विरासत का ही सम्मान है कि अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं, और विरासत का ही सम्मान है चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।